अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये बात सीखी थी कि किस तरीके से जो एनालिटिकल मोलैरिटी है वो मुख्तलिफ होती है इक्विलिब्रियम मोलैरिटी से, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने डाइल्यूशन के बारे में सीखा था कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशंस, ठीक है। और उनकी क्या एक्सप्रेशन यूनिट्स होंगे। आज अभी हम तकरीबन उसी सिलसिले को आगे भी लेके चलेंगे और कुछ नई चीज सीखेंगे और ये देखेंगे कि आप लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में ये वाली बात तो सीखी है कि आपके पास परसेंटेज के एतबार से भी क्या होता है, कंसंट्रेशंस को लिया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कहा जाता है कि 5% सोल्यूशन है। अब 5% सोल्यूशन मिसाल के तौर पर है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये होगा कि जो आप चीज डाल रहे हैं यानी सोल्यूशन बनाने के लिए, सपोज कीजिए आपके पास दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट जो आप डाल रहे हैं, अगर सोल्यूशन 5% है तो वो 5% हिस्सा है टोटल सोल्यूशन का। मतलब आपका सोल्यूशन अगर 100% है या 100 पार्ट्स है तो उसमें जो 5 पार्ट्स होंगे वो किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। तो ऐसा बनने वाला सोल्यूशन क्या कहलाएगा, 5% सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ओर्स हों, ठीक है ना। और का मतलब ये है कि नाखालिस किस्म के अज्जा हों जिनमें आपके पास एक रिक्वायर्ड एलिमेंट भी मौजूद होता है, या कह लें जिस पर आपका इंटरेस्ट होता है वो भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक आयरन और है, तो उसका मतलब है आयरन तो है ही लेकिन कुछ और चीजें भी हैं। तो कुछ और चीजों का होना वो भी आपके पास एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसमें जो आयरन है वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल वो 5% है, ठीक है। ये आपके पास वेट बाय वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है अगर आप सोल्यूशन तैयार करें तो। मेरा लिए थोड़ा सा आसान नहीं है आसानी से समझना, लेकिन जैसे जैसे हम इसको तरतीब से समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी तक फिलहाल आपने ये समझा है कि हम आज जो पढ़ने लगे हैं वो है परसेंटेज के हिसाब से किस तरह से कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं या क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और वहां पर देखते हैं कि बुक हमें क्या कहती है। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स। यानी आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं या आपके पास सिंपल सी बात है वो रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा। जैसे सोल्यूशन हो सकता है, वो कोई क्या कहते हैं मैथमेटिक्स करने के बाद एक आंसर हो सकता है। तो वो रिजल्ट आप, जाहिर सी बात है, जैसे आपके पास कोई रिजल्ट निकलता है जी जिसकी एक मैग्नीट्यूड होती है 4। अब 4 के साथ क्या लगाओगे भाई, परसेंट। तो आज वही परसेंट सीख रहे हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स किस तरह से शो होते हैं वो हम देखते हैं। लेकिन जो हमारे पास देखें, परसेंट मैंने बोला है, इस तरह आप जवाब ग्राम में भी दे सकते हैं, मिलीग्राम में भी दे सकते हैं, अगर वॉल्यूम हो तो लीटर में दे सकते हैं, मिलीलीटर में दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है। मैं थोड़ा सा ये साइड पर देखें जरा, ये साइड पर आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी जो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी इस्तेमाल होती हैं। ये डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, छोटी और बड़ी क्वांटिटी के लिए अलग अलग आपके पास यूनिट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो यूनिट्स आप ज्यादातर देखते हैं बेटा वो एम से छोटे यानी स्मॉलर या कह लें स्मॉल एम से शो होती है, दैट इज मिली, ठीक है ना। तो मिली को आम तौर पर जब आप एक्सप्रेस करेंगे 10⁻³ से करेंगे, ठीक है। या ये समझ लीजिए कि ये एक लीटर है, ठीक है ना। तो लीटर का देखें 10⁻³ का मतलब 1/1000, तो 1/1000th पार्ट है। तो बहरहाल अगर आप भी बात समझिए कोई मसला नहीं है, ये जब आगे हम कन्वर्जन करेंगे तो आपको 10⁻³ का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसे आ जाना भी चाहिए थोड़ा बहुत क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो मिली को हम 10⁻³ या -3, जब हमें किसी बड़ी क्वांटिटी का वन यानी 10⁻³ पार्ट लेना हो तो -3 में रखते हैं। लेकिन अगर हमें क्वांटिटीज को बढ़ाना हो तो फिर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो डिवाइड भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं या मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर रहे हैं, या ग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर रहे हैं, या क्या कहते हैं ग्राम को मिलीग्राम में या मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं। पर इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। बहरहाल ये थोड़ा सा मामला मैथमेटिक्स में जाता है। लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी सी यूनिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सी फॉर सेंटी, ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हो सेंटीमीटर, तो इस तरह से ये सेंटी का लफ्ज है। इसी तरह डेसी, किलो, ये ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर छोटी क्वांटिटीज होती जाए तो फिर माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो,
ठीक है, योक्टो वगैरह। और अगर बड़ी क्वांटिटीज आपके पास हो तो फिर मेगा, गीगा, टेरा और पेटा में इस्तेमाल। से आजकल आप बहुत सुनते हो टेरा बाइट्स, तो ये आपके पास एक टेरा बाइट्स, टेरा बिट्स उसके एतबार से है, क्योंकि हमें एक बड़ी, पहले हम एक छोटी हार्ड ड्राइव यूज करते थे, उसकी कैपेसिटी कम होती थी, या कार्ड या मोबाइल की कैपेसिटी के भी यानी किलो बाइट्स में होती थी, फिर उसके बाद वो बढ़ने लगी, एम बाइट्स में हो गई, और बढ़ते बढ़ते अब वो गीगा बाइट, टेरा बाइट में भी चली गई है। तो ये आपके पास बड़ी क्वांटिटीज होते होते तो नाम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, बड़ी चीजों को जाहिर करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने क्या लेना है, चीनी खरीदनी है, तो हम क्या खरीदेंगे, किलो के अंदर, ठीक है। और अगर हमें अंडे खरीदने तो किसमें खरीदेंगे, दर्जन में, डजन के अंदर। तो दर्जन से मुराद है 12, 12 अगर एग ले रहे हैं तो 12 अंडे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे तो डजन्स में खरीदनी है, क्या भला, चीनी, तो चीनी को तो डजन में लेना मुश्किल हो जाएगा, 12-12 दाने करके निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए चीनी चूंकि थोड़ी क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको हम एक खास मिकदार में लेते हैं। अंडे पकड़े जा सकते हैं, उनका उनके साथ जो मटेरियल है, या समझ लिए जो हमें तोलना, उसको तोलना है, उसको उठाना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो एक डिफरेंट वे में होता है। तो इस तरह हर एक अलग अलग क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें थोड़ा सा सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है। तो ये आपके पास सिंपल सा मामला था, इसमें मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ, और वो कुछ यहाँ पर है, क्या कहते हैं, कहता ये है कि we can report the results of analysis in many ways, and the beginning analytical chemists should be familiar with some of the common expressions and units of the measure employed। ठीक है, ये बस होता है, कह रहा है कि आपको जानना जरूरी है, जो स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट हैं वो भी, ठीक है ना, जो सम कॉमन एक्सप्रेशन है एटलीस्ट उनको वो तो आने ही चाहिए। आगे लिखता है, रिजल्ट्स विल नियरली ऑलवेज बी रिपोर्टेड एज कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो आमतौर पर कंसंट्रेशन के एतबार से आ रहे होते हैं, यानी जो ज्यादातर होता है वो बात कही जा रही है यहाँ पर। तो लिखता है, ऑन आइदर अ वेट और a volume, the results will nearly always be reported as concentration on either a weight or a volume, ठीक है, basis। अब आपको दो बातें समझा रहा है वो, आपको कहता है या तो हम उस चीज का यानी कंसंट्रेशन के एतबार से उस चीज का या तो हम वेट लेंगे या वॉल्यूम। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेट और वॉल्यूम क्या होता है। वेट तो होता है एक वजन, ठीक है ना, या आप कह लीजिए कि वैसे तो वेट को फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जिस फोर्स से कोई चीज अट्रैक्ट होती है वो उसका वेट है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जब हम केमिस्ट्री पढ़े होते हैं वहां पर एटम, आयन, मॉलिक्यूल का तस्करा होता है, तो इनका इनके इतने छोटे हैं कि इनका मास और वेट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर यानी केमिस्ट्री में वेट और मास में इतनी तमीज नहीं की जाती। वैसे मास जो होता है वो किसी भी जिस्म के अंदर या बॉडी के अंदर मटेरियल की मिकदार होती है। तो बहरहाल यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क नहीं है मास और वेट में, आप इन दोनों को काफी हद तक सिमिलर लेंगे। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वेट यानी कि उस चीज का वजन, और वॉल्यूम का मतलब है वो शय या वो सोल्यूशन या वो जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो कितनी जगह घेरता है। तो ये दो चीजों के अंदर आपको आंसर देने हैं। आगे लिखता है द क्वांटिटी ऑफ एनालाइट पर यूनिट वेट और पर वॉल्यूम ऑफ सैंपल। देखिए, एक होता है सैंपल, सैंपल से मुराद कोई सोल्यूशन हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कोई इम्प्योर सब्सटेंस हो सकता है, ये है जी सैंपल की स्टोरी। उस सैंपल में हमारी रिक्वायर्ड चीज जो है, या वो जो क्या कहते हैं अगर एलिमेंट मौजूद है तो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या वो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हमारा इंटरेस्ट है जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालाइट। या जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं पूरे सोल्यूशन में, पूरे सब्सटेंस में, वो कहलाता है क्या, एनालाइट। तो आपको समझ में आ गया, एनालाइट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं या जिसके बारे में हम नाप तोल सीख रहे हैं, जिसकी हम क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, और सैंपल वो है जिसके अंदर हमारा एनालाइट मौजूद होता है। तो ये था आपके पास सिंपल सी बात बेटा। तो लिखता है दिस यूनिट यूज फॉर द एनालाइट विल वेरी। कहता है ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं ये वेरी करेंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे सिखा चुका हूँ कि सेंटी, कभी डेसी, कभी किलो, कभी मेगा वगैरह वगैरह।
We shall first review the common units of weight and volume in the metric system. metric मतलब पैमाइश के निजाम में. And then describe methods of expressing results. और फिर हम रिजल्ट भी देते हैं. The gram is the basic unit of mass and is the unit employed most often in macro analysis. आपको शुरू में बताया गया था कि कई तरह के बैलेंसेस होते हैं, जिसमें मैक्रो बैलेंस भी होता है, माइक्रो बैलेंस भी होता है, सेमी माइक्रो भी होता है. तो बात यहाँ पर यह है कि जो मैक्रो एनालिसिस का मतलब है कोई आपके पास ऐसे एनालाइट हैं जो ज्यादा बड़ी मिकदार में है और आप उनको क्या कहते हैं यहाँ पर जज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं. For small sample of the trace constituents, chemists use smaller units. और छोटी चीजों के लिए छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. ये मैं पहले उम्मीद बांध चुका हूँ, बता भी चुका हूँ. फॉर एग्जाम्पल चंद एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है. मिलीग्राम जैसे मैंने बताया चुका हूँ ऑलरेडी 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है. माइक्रोग्राम 10⁻⁶ ग्राम के इक्वल होता है. एंड नैनोग्राम 10⁻⁹. यही चीज आपको यहाँ पर सिखाई गई थी. देखिए मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, ठीक है 10⁻⁹ 10⁻⁻12. ये सब जो है ना एज अ मतलब बिल तरतीब या मौजूद है बेटा सेंटी मिली माइक्रो नैनो के हिसाब से. तो ये आपके पास इसी तरह आगे भी आप पढ़ सकते हैं. ये बहरहाल मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में सिखाया है. तो अब आपने आज सीखा कि हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपने रिजल्ट्स का कैसे, छोटी और बड़ी क्वांटिटी में. हम आमतौर पर आंसर करते हैं किसके अंदर, वॉल्यूम या फिर वेट के अंदर. ठीक है, ये दो अहम बातें आपको यहाँ पे सिखाई गई हैं. बस अब चलते हैं अगली बात की तरफ. अगली बात क्या है जी, अब वो कहता है कि हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो सॉलिड हैं. सॉलिड से मुराद ये है कि देखें दो, आपके पास कोई चीज बह सकती है वो आमतौर पर लिक्विड है. सॉल्यूशंस आपने बनाए हैं वो लिक्विड हैं. सॉल्यूशंस आमतौर पर हम लिक्विड मानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन दोनों तरह के हो सकते हैं. लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, और तीसरी तरह गैस भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन आमतौर पर जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो हम ऐसे कहते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में. तो बहरहाल वो फिर एक नया तस्करा है, छोटी क्लासेस में लिख चुके हैं कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, यानी सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. इसी तरीके से आप चेंज करते जाएं, जैसे गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड. ये सब के सब डिफरेंट टाइप्स. इसी तरह से थर्ड टाइप बना सकते हैं, कुल 9 हो जाएगी. सॉलिड सैंपल्स, कैलकुलेशन फॉर सॉलिड सैंपल आर बेस्ड ऑन द वेट. अब आपने जब सॉलिड सैंपल के बारे में बात करी, देखिए हमने पहले क्या कहा है कि हमारे एक्सप्रेशन दो तरह से होंगे, या तो होगा किस तरीके से वेट या वॉल्यूम. तो पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा सैंपल सॉलिड है तो हम वेट के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करेंगे. द मोस्ट कॉमन वे ऑफ expressing the results of the macro determination, बड़ी मिकदारों को, is to give the weight of analyte as a percent of weight of sample, यानी weight by weight basis. ठीक है, ये वाली बात आप पहले भी सीख चुके हैं, पिछली क्लास में लिखी थी ये वाली बात, यानी फर्स्ट ईयर में भी थी बेटा, सेकेंड ईयर में भी इसका इस्तेमाल हुआ है. यानी weight by weight, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट वगैरह वगैरह. तो वही बात एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी जरा एहतियात के साथ दी जा रही है. The weight unit of analyte, देखिए बेटा weight by weight का मतलब है ऊपर वाला जो weight है it is the weight of analyte, और जो नीचे वाला weight है it is the weight of solution या sample. The weight units of analyte and sample are the same. For example, देखो अब वो कहते क्या रहा है, analyte भी अगर हम ग्राम्स में लेंगे, weight का यूनिट जो है वो ग्राम है, मिली छोटा है तो मिलीग्राम है, ठीक है, माइक्रोग्राम है, बहरहाल कोई भी हो. तो वो कहता है अगर आपने उसको ग्राम में लिया है किसके, एनालाइट के वेट को, तो नीचे वाला वेट भी जो कि सैंपल का है वो भी ग्राम में लेना होगा. ऊपर अगर माइक्रोग्राम है, नीचे माइक्रोग्राम में लेना होगा. फॉर एग्जाम्पल अ लाइमस्टोन सैंपल वेइंग 1.267, यानी यहाँ पे लाइमस्टोन निकाला जिसका वजन 1.267 ग्राम है, एंड containing 0.3684 ग्राम आयरन, और उसके अंदर आयरन की मिकदार इतनी है. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं दोबारा से बात समझा रहा हूं आपको कि इन दोनों के दरमियान का फर्क समझेंगे. एक जो आपके पास यहां पर दिया गया है वो वेट है जो कि पूरे सैंपल का है, ठीक है, और दूसरा वेट वो है जो कि क्या है, उसके अंदर मौजूद जो हमारे इंटरेस्ट का एलिमेंट है जैसे कि आयरन, तो वो है. तो ये आपने एहतियात से समझना है. तो ये ज्यादा है, जाहिर सी बात है, बड़ी मिकदार है 1.267, और ये छोटी मिकदार है 0.368. अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगली बात की तरफ. वो क्या है,
वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम ऊपर वो वेट ले लें, कौन सा वेट ले लें, जो देखें आप लोगों को एक बात तो याद होगी ना, पुरानी वाली मैं आपको दोबारा याद करवाता हूं कि आप दो किस्म के जब आपके रिजल्ट आते हैं तो आप किस तरह से रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज में। आप ऊपर लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स और नीचे लिखते हैं टोटल मार्क्स। तो समझ लीजिए कि ये जो आपके पास वेट है ये आपके पास क्या है, टोटल, ये आपने नीचे लिख दिया। और ये जो आपके पास वेट है ये कौन सा है, ये आपके पास है जो उसमें मौजूद है, यानी कि ऑब्टेन समझ लीजिए जो आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 देन इक्वल टू द 29.08। अब बताओ भाई आयरन कितना परसेंटेज के हिसाब से निकला, तो कहेंगे 29.08% आयरन है टोटल सैंपल के अंदर। ये बिल्कुल सादा सा फार्मूला था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। तो ये आपके लिए इंतहाई आसान रहेगा बेटा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, इस फार्मूला को अगर आपने देखना है कि भाई जैसे मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, बेटा ये सना अपना माइक बंद करेंगे। हाँ जी, तो लिखते हैं अगर आप यही फार्मूला जो ऊपर लिखा है नीचे लिखना चाहते हैं तो कुछ यूं ऐसे लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से आपने समझना है इसको। वो कैसे, देखें भाई हमें पहले समझते हैं इस चीज को। ये आपके पास लिखा हुआ है वेट बाय वेट, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हाँ जी, वेट बाय वेट, यानी ऊपर भी वेट होगा एनालाइट का, नीचे भी वेट होगा सैंपल का, इज इक्वल टू, अब यही चीज दोबारा लिखें आप, वेट ऑफ अ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ अ सैंपल, लेकिन मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके सामने किया गया है ये क्या किया गया, 10⁻²। ये भाई कुछ नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। कौन सी वाली, ये वाली जिसको आप कहते हो 100। तो वो परेशान होने की बात नहीं है। तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देने से आपका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के एतबार से आ जाएगा। तो यही इससे लिखा है परसेंटेज, ठीक है ना, ग्राम सॉल्यूट और पर ग्राम सैंपल। ये परसेंटेज ऐसे ली गई है भाई, कैसे ली गई है कि आपके पास क्या है बेटा, परसेंटेज में आंसर आया है और सॉल्यूट भी ग्राम में लिया गया है, सैंपल भी ग्राम में मौजूद है। तो ये आपके पास सिंपल सा इशू था बेटा, ये अच्छी तरह से इसको देख लेंगे, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात क्या कहती है, कहते हैं ट्रेस कंसंट्रेशंस आर यूजुअली गिवन इन स्मॉलर यूनिट्स सच एज पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है, पीपीटी। सो यूं शो करते हैं पीपीटी परसेंट। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन पीपीएम और पार्ट्स पर बिलियन पीपीपी, दीज आर कैलकुलेटेड इन मैनर सिमिलर टू पार्ट्स पर 100, ठीक है। देखें अब आपने ऊपर से एक बात सीख कर आनी है, वह हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया था भाई, हमने मल्टीप्लाई किया था यहां पर इस चीज से, यानी 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर पता ये चलता है कि जो सॉल्यूट है आपके बेटा, सॉल्यूट, ये आपके पास सॉल्यूट, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के 100 पार्ट्स में से है। देखो ना आंसर किस में आया, परसेंट, पर का मतलब में से, सेंट का मतलब 100, यानी 100 में से। ये बेटा एक अहम बात है। तो अब यहां पर नेक्स्ट बात क्या लिखता है, ये आपने अच्छी तरह बेटा क्या करना है, जहन में रखना है। 100 पार्ट ऑफ सैंपल में से सॉल्यूट कितना है। अब यही बात आपने दोबारा बात समझनी है। अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करने की बजाय किससे कर दें जी, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 3 क्या होता है, 1000, 10⁻³ मतलब 1000। तो 1000 पार्ट्स में से कितना होगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मिसाल बड़ी एहतियात से यहां पर आपने एक लेनी है। देखिए बेटा आपने एक बात समझनी है, वो बात ये है कि आपके पास एक सैंपल है,
उस सैंपल में सॉल्यूट की या एनालाइट की अच्छी मिकदार है। जैसे मिसाल की तरह मैं कहता हूँ कि 100 हिस्सों में से जैसे हमारा आयरन ऑलमोस्ट 30 पार्ट था, हमने कहा जी 30%, 100 में से 30। अब सपोज कीजिए कि आपके पास सॉल्यूट की जो मिकदार है वो इंतहाई कम है, इंतहाई कम है। यानी अगर आप सैंपल के 100 पार्ट ले लो, 100 हिस्से ले लो, तो हो सकता है उसमें से एक भी हिस्सा एनालाइट ना निकले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एनालाइट है ही नहीं, नहीं, एक्चुअली अगर आप सैंपल का एक बड़ा हिस्सा लें, यानी सैंपल के 1000 पार्ट ले लें, तो 1000 पार्ट में से वो 5-10 पार्ट निकल आएंगे। तो अब आपको क्या मसला होगा? मसला ये हो जाएगा कि आप परसेंट में जवाब नहीं निकाल सकेंगे, 0% आंसर आ रहा होगा। तो आपको पर सेंट नहीं करना, आपको पर 1000 करना है। यानी 1000 में से 3 पार्ट 4 पार्ट, इस तरह जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? पीपीटी, 3 पीपीटी। अगर 3 पार्ट्स हैं एनालाइट के पूरे 1000 पार्ट ऑफ सैंपल में, तो आप कहेंगे 3 पीपीटी। अब ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल कि 1000 पार्ट्स में से भी कोई आपको एक पार्ट एनालाइट का नजर ना आए, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। फिर चेंज से क्या मुराद है? फिर आपको और बड़ा सैंपल लेना होगा। जैसे पहले 1000 ले रहे थे, अब ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मिलियन पार्ट ले लें सैंपल्स के। जब आप मिलियन पार्ट ले लेंगे सैंपल के, उसमें से हो सकता है 4-5 हिस्से किसके निकल आए? सॉल्यूट के। अब जो फॉर एग्जाम्पल 4 हिस्से निकल आए, इसमें से मिलियन ऑफ द या मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन या सैंपल में, तो आप कहेंगे कि 4 ppm। यानी अब आपका जवाब क्या आ गया? यानी 4 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन पार्ट्स ऑफ द सैंपल में सिर्फ 4 पार्ट्स हैं किसके? एनालाइट के। तो यही बात आपको समझाई जा रही है जो आपने अब समझनी है कि देखें, ऐसा भी होता है कि सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है और 100 पार्ट में डिटरमिन की जा सकती है। सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है, इवन के 1000 पार्ट में नजर आएगी। सॉल्यूट की मिकदार और भी कम होती है कि इवन के मिलियन पार्ट, बिलियन पार्ट, इसी तरह ट्रिलियन पार्ट्स में से नजर आएगी। तो इसी तरह जो हमारा एक्सप्रेसिंग यूनिट है वो भी चेंज रहेगा। यानी पहले हम परसेंट में आंसर दे रहे थे, फिर पीपीटी में, फिर पीपीएम में, पीपीबी में, पीपीटी के अंदर। ये जो 2 पीपीटी हैं बेटा, एक पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन को शो करता है और एक पार्ट्स पर 1000 को। इसके बारे में हम आगे जिक्र कर लेते हैं। तो देखें जी, नेक्स्ट वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक ये कहती है कि ट्रेस कंसंट्रेशन, थोड़ी थोड़ी मिकदारें जो आपके पास होती हैं, तो आर यूजुअली गिवन इन स्मॉलर यूनिट्स सच एज पार्ट्स पर 1000 पीपीटी। ठीक है, इस तरह मैंने आगे बात कर दी। अब मैंने आपको सिखाना था फार्मूला। फार्मूला बड़ा आसान सा है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि देखो, जब आपने टी 1000 का जिक्र करना है तो आपने 10⁻³ डाल देना है। ठीक है, और जब आपने पीपीएम का जिक्र करना है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है? ये आपने 10⁻6 डाल देना है। और अगर बी का जिक्र करना है तो आपने 10⁻9 डाल देना है। तो आपको बात समझ में आ गई है? क्या समझ में आ गई है कि अगर 100 करना है या परसेंट में लेके आना है 10⁻2, वरना 3, वरना 6, 9, ये आ गया बिलियन। इस तरह आप ट्रिलियन में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिलियन के बारे में किताब समझाती है आपको। वो क्या कहती है? कहती है कि वी कैन यूज एनी वेट। बेटा सना कुछ पूछ रहे हो? आपका फिर माइक खुल गया। देखिए भाई, यू कैन यूज एनी वेट यूनिट्स। चलो ये लाइन छोड़ दें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आप पढ़ सकते हैं, आप जहां मैं छोड़ रहा हूँ आप जगह पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंपॉर्टेंट बातों की तरफ जा रहा हूँ। तो ये लिखता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, यानी 10⁻12 पार्ट्स। ट्रिलियन को कहते हैं 12 पार्ट्स, या आप कह लीजिए 12 दफा 0 is also abbreviated as PPT. So be careful to define which one you mean. आप पार्ट्स पर 1000 लेना चाहते हैं या पार्ट्स पर ट्रिलियन? तो क्या होता है, इन दोनों को अलग भी किया जा सकता है। सम ऑथर्स लाइक टू यूज पीपीटी या टीएच, ठीक है ना, यानी पीपीएच का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000 टू डिनोट पार्ट्स पर 1000 एंड पीपीटीआर टू डिनोट पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, इस तरह अलग किया जा सकता है। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव, देखो वहां पर हमने पर 100 पार्ट या परसेंट कितना निकाला था, ये हमारा वहां पर आंसर था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देता हूं कि हमारे पास ये आंसर पर 100 में निकला था। लेकिन अगर हम यही आंसर 1000 में निकालेंगे तो आपको ये निकलेगा। यानी खुद सोचें,
100 में और 1000 में कितना फर्क है, एक जीरो का। 1000 में एक जीरो बढ़ गई है। तो अगर आप सॉल्वेंट की मिकदार या सोल्यूशन की या कह लीजिए सैंपल की मिकदार 10 टाइम्स बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट की मिकदार भी या एनालाइट की मिकदार भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो देखो आपने यहाँ क्या किया, आपने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, आपने यहाँ पर लिखा 100 और फिर चेंज कर दिया 1000 में, यानी 10 टाइम्स बढ़ा दिया 100 को। इसी तरह से जब आपने यही काम किसके साथ करना है बेटा, एनालाइट के साथ, तो वहां पर भी आपको क्या करना है, 10 टाइम बढ़ा देना है। यानी 10 टाइम बढ़ाने से 29 हो जाएगा 290। ये है सिंपल सी बात। फिर इसी तरह से आगे चलते जाएं। अगर यही इसी तरह आप चलेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे और भी चीजें नजर आएंगी। ये देखें मजीद बढ़ गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए नहीं बेटा 290800, अगर आप मिलियन का इजाफा करेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मिलियन के बाद आगे मजीद चले जाएंगे तो बेटा मजीद आगे भी जा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 290800 ग्राम ऑफ आयरन पर मिलियन ग्राम ऑफ द सैंपल। इसी तरह एलबी ऑफ आयरन पर मिलियन पाउंड, यानी एलबीएस आपने सुना होगा, ठीक है ना। एलबी का जो है ना वो पाउंड के लिए इजहार किया जाता है सिंबल का। तो वो कहता है इसी तरह आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वजन को ग्राम में ही लेंगे, आप उसको चाहें तो पाउंड में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर जो पाउंड है बेटा ये आमतौर पर जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं वहाँ पर यूज किया जाता है, वरना आम ज्यादातर जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम वगैरह वगैरह यूज किया जाता है वजन को नापने के लिए। अब है आगे चलते हैं बेटा, अगली बात सीखते हैं। आगे चलते हैं तो हमें कुछ और भी सीखने को मिलता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये अपने बड़ी एहतियात से बेटा देख लेना है। यहाँ पर ये टेबल बहुत मतलब अहम है, कीमती है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि यूनिट्स दिए गए, यूनिट पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन और परसेंट। वो कहता है कि अगर हम इसको जरा कुछ यूं करें, कैसे करें पीपीएम को, ये देखें मिलीग्राम पर किलोग्राम, चाहे आप मिलीग्राम ले लें पर किलोग्राम तो भी आपके पास आंसर पीपीएम में आएगा। मिलीग्राम पर लीटर ले लें अगर वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो, अगर आप वेट बाय वॉल्यूम ले रहे हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या होगा, तब आपके पास मिलीग्राम पर लीटर आएगा, यानी टोटल सैंपल का वजन वॉल्यूम में आना चाहिए, तो ये आपके पास लीटर में है। इस तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम माइक्रोलीटर ओवर लीटर, तो ये अभी आपके पास मौजूद है। इसी तरह माइक्रोग्राम पर ग्राम, माइक्रोग्राम पर एमएल, नैनो क्या कहते हैं लीटर ओवर, बल्कि ये मिलीलीटर होगा, मिलीलीटर ओवर नहीं, ठीक लिखा है नैनोलीटर ओवर मिलीलीटर। तो ये आपके पास बेटा क्या हो गया, आसान बातें हो गई। आसान बातों से मुराद ये है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर जब यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे, यानी अगर आपको कहता है जी कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो तो ये वाले नजर आ रहे हैं हमें, ये वाले, तो आप इनको देख के बता सकते हैं कि जो आपके पास सोल्यूशन है वो पीपीएम का है। इसी तरह नीचे वालों को देख के बता सकते हैं पीपीबी है, उस नीचे वालों को देख के बता सकते हैं क्या कहते हैं, ये आपके पास मिलीग्राम परसेंटेज में वजन है। थोड़ी सी अगर बात समझ आई तो आगे जाकर थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूंगा इसको। हम आगे एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। तो लिखता ये है कि आपके पास एक एग्जांपल है, कहता है आ 2.6 ग्राम सैंपल ऑफ प्लांट टिश्यू वाज एनालाइज्ड, यानी प्लांट टिश्यू क्या है आपके पास, and found to contain 3.6 माइक्रोग्राम जिंक। जिंक क्या एनालाइट है और टिश्यू आपके पास सैंपल है। कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, अब जिंक की मिकदार कितनी है, वो कहता है प्लांट में। कहता है सिर्फ आपने पीपीएम में नहीं बताना बल्कि पीपीबी में भी बताना है, पार्ट्स पर मिलियन में बताओ, पार्ट्स पर बिलियन में बताओ। भाई इसमें कोई मुश्किल बात है, फार्मूला वही लगाओगे, ऊपर भी वजन लोगे, वेट नीचे भी वेट लोगे। तो अगर आपने ऊपर का वेट ले लिया माइक्रोग्राम में और डिवाइड कर दिया ग्राम के अंदर तो आंसर आ गया 1.4 माइक्रोग्राम पर ग्राम, माइक्रोग्राम पर ग्राम। आमतौर पर हम ग्राम ग्राम से यहाँ पर कैंसिल नहीं करते बेटा, ठीक है, इसको इसी तरह ही लिखते हैं। अब जरा मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ऊपर वाली बात है ये क्या याद रखिएगा, माइक्रोग्राम ओवर ग्राम, यहाँ तलाश करो जरा, माइक्रोग्राम ओवर ग्राम, ये नजर आ रहा है आपको, माइक्रोग्राम ओवर ग्राम। अगर ये आपके पास आ गया है तो इस ये किस यूनिट को शो करता है, पीपीएम को, तो इसलिए उसने आगे लिखा है कि
इज इक्वल टू द, ये भी इक्वल साइन होता है बेटा, ठीक है, 1.4 ppm। इसी तरह से दोबारा बात कर रहा है 3.6, अगर 3.6 जो माइक्रोग्राम में था, अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये नैनोग्राम में चेंज हो जाएगा, और ओवर ग्राम। अब खुद बताओ, अगर ऊपर नैनोग्राम हो नीचे ग्राम हो तो फिर क्या होगा? वापस चलते हैं अपने, नैनोग्राम ओवर ग्राम किसको शो कर रहा है बेटा? पीपीबी को। तो ये अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपके पास पीपीबी में आंसर आ रहा होगा। तो ऊपर वाले टेबल को थोड़ा याद कर कर आप क्या कर सकते हैं बेटा? आंसर निकाल सकते हैं। तो लिखता है 1 ppm इज इक्वल टू 1000 ppb, 1 ppb इज इक्वल टू 10⁻⁷%। यानी आप 1000 को, ठीक है ना, मिलियन को और 100 को जब आपस में कंपेयर करोगे और एक दूसरे का मुवाजना करोगे तो आपको चलेगा कि 1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन के मुकाबले में जो पार्ट्स पर 100 है वो, या परसेंट है, वो आपके पास 10⁻⁷ है। ठीक है ना। मिलियन में कितने आते हैं जी? 6 जीरोस आते हैं। बहरहाल चलो ये ऐसा कीजिएगा थोड़ा सा, जब तक आपको बेटा देखें, वो शुरू में मैंने आपको सिखाया था ना कि डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है ना, उन यूनिट्स की कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कोशिश करें कि 2-3 यूनिट को कन्वर्ट करके देखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने खुद से फर्जी क्वेश्चन बना लें, वैसे तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, 9th-10th में आपको आ जाने चाहिए, इतनी स्लाइड होती है कि मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करें, ग्रामों को मिलीग्राम में चेंज करें, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज करें, ग्रामों को ही माइक्रोग्राम में चेंज करें। इस तरह खुद से अपने क्वेश्चन बना लें, उनको हल करने की कोशिश करें, और आपको जैसे जैसे आप हल करते जाओगे ऑटोमेटिकली बेटा आपको क्या आता जाएगा? उनका कन्वर्जन बिल्कुल वही तरीका कार इस्तेमाल होगा। 100 यानी पार्ट्स पर 100 को पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर बिलियन में चेंज करने के लिए। तो ये वही चीज लिखी है। थोड़ा सा आपको अगर मुश्किल लगे तो आप उसको इस तरह समझेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। आगे लिखता है क्लिनिकल केमिस्ट समटाइम्स प्रेफर टू यूज द यूनिट मिलीग्राम परसेंट, यानी मिलीग्राम परसेंट, वो ग्राम, देखें हम आमतौर पर परसेंटेज ग्राम में ले रहे होते हैं, तो वो कहते हैं वो मिलीग्राम में लेना पसंद करते हैं। क्यों? अच्छा, इसके अलावा भी बात करता है, हम पीपीएम में भी लेते हैं rather than पीपीएम, तो उसने पीपीएम का जिक्र किया है। फॉर स्मॉल कंसंट्रेशन दिस इज डिफाइंड एज मिलीग्राम ऑफ एनालाइट पर 100 ग्राम ऑफ सैंपल। देखो मिलीग्राम किसका वजन है भाई? ये वजन है एनालाइट का, और परसेंट क्या है? टोटल सैंपल का वजन या टोटल सैंपल। तो टोटल सैंपल कितना है जी? 100 पार्ट्स। तो 100 यानी परसेंट, मिलीग्राम परसेंट का मतलब है कि एनालाइट मिलीग्राम 100 हिस्सों में मौजूद है। इस तरह आगे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक के बारे में दी गई है और वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट, अब आपके पास एक चार्ट आ रहा है, इस चार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस सिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या कहते हैं मिलीग्राम, ग्राम की या माइक या पीपीएम की, पीपीबी, पीपीटी की अहमियत होती है। तो वो कहते हैं देखें प्लूटेंट की एक चीज है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका लेवल प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अंदर 9 ppm है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि एयर के, हवा के मिलियन पार्ट में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड 9 पार्ट होती है। ठीक है, इस तरह लेड की मिकदार माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, नाइट्रोजन, ये आपको बेटा मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। आप फिलहाल एक लाइन भी देख लें लेवल्स में, तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे पीपीएम, कहीं पर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर वगैरह वगैरह, यहाँ भी आपको पीपीएम, पीपीबी नजर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि पूरी हवा के अंदर जो कि एक बड़ा हिस्सा होती है, मतलब उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, तो उनको नापने के लिए परसेंट का इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि पीपीएम या पीपीबी या पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात थी। आखिर में वो कहता है लिक्विड सैंपल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड सैंपल्स क्या है? उसमें आपका जो टोटल सैंपल होगा वो वॉल्यूम में या वॉल्यूम बेसिस पर होगा, और उसमें जो एनालाइट है वो वेट की बुनियाद पे भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे बेटा, ये बिल्कुल उसी तरह है, बस फर्क ये है कि वहां पर सॉलिड था तो ज्यादातर चीजें ग्राम में, मिलीग्राम में या कह लीजिए वेट बेसिस पर थी। यहाँ पर जो है वो आपके पास वॉल्यूम बेसिस पर है। मैं थोड़ा सा आगे आपको एक फार्मूला सिखा देता हूँ। वो फार्मूला इस तरह का है, देखिए वहां था वेट बाय वेट, यहाँ पे है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, लेकिन परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, वहां पे भी यही फार्मूला थे, सेम टू सेम। बस फर्क क्या है? फर्क आया जी सिर्फ एक जगह पर, और वो है ये, यानी जहाँ पे वॉल्यूम सैंपल मिलीलीटर में लेंगे, जबकि वहां पर सैंपल ग्राम में लेंगे। ऊपर भी ग्राम तो नीचे भी ग्राम, यहाँ पर नीचे मिलीलीटर में ले रहे हैं। बाकी सारा वही का वही है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, मल्टीप्लाई बाय 12 टू
obtain our sample into percent, ppm, ppb और ppt रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको बेटा था सिंपल सा एक मामला। तो बेटा ये था आपके पास। इसी तरह मजीद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे कुछ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, ये मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ बेटा, आप इसे कोशिश करें खत्म कर लेंगे। द कंसंट्रेशन यूनिट वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम आर रिलेटेड थ्रू द डेंसिटी, दे आर न्यूमेरिकली द सेम। ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, सेम फॉर द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस एज द डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम क्या है मैस और लीटर ml क्या है वॉल्यूम। आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप, मतलब कहने का ये है कि अगर आप जो सॉल्वेंट है वो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमतौर पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यानी वेट बाय वेट भी वही आंसर आ रहा होगा, वेट बाय वॉल्यूम में वही आंसर आ रहा होगा। इस तरह वो आगे लिखता है गैसेस के बारे में। देखो हमने लिक्विड पढ़ा, सॉलिड पढ़ा, या आखिर में कुछ गैस के बारे में भी लिख रहा है। तो लिखता ये है कि कंसंट्रेशन में बी रिपोर्टेड ऑन द वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आमतौर पर हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज बेस्ट टू स्पेसिफाई क्लियरली दैट इज मीन्ड इट इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर लेबल। आपको हमेशा लेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी लैब में जब भी आप काम करें तो आपको ये चाहिए कि आप वहां पे लेबल करें कि मैंने ये पीपीएम सोल्यूशन बनाया है, पीपीबी बनाया है, वगैरह वगैरह। क्लिनिकल केमिस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेफर, यानी जो क्लिनिक्स पे काम करते हैं या कह लीजिए जो आपके ब्लड सैंपल का मुशाहिदा करते हैं या क्या कहते हैं जिस्म के अंदर आयंस को देखते हैं, वो उनके बारे में बात कर रहा है, या बायोलॉजिकल फ्लूइड का मुशाहिदा करते हैं, वो कहते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह इन सब की मिकदारों को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। और दिस इज द यूनिट मिली इक्विवेलेंट, और वो मिली इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट हमने शुरू में सीखा था, ठीक है, वहां भी मैंने जिक्र किया था जब हम मोलैलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मिली इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीमोल्स, यानी कुल मिलीमोल की तादाद जो एनालाइट के हैं, मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन द एनालाइट, यानी कैल्शियम पे चार्ज मुख्तलिफ है, एल्यूमिनियम पर मुख्तलिफ है, पोटेशियम पे डिफरेंट है, तो हम उनके चार्ज से मल्टीप्लाई करके सारा काम करते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा खत्म कर दिया यहाँ पर टॉपिक। इस टॉपिक में जितनी चीजें हैं, जितने एक्सप्रेशन यूनिट्स हैं, कोशिश करें बेटा वो आप याद कर लें। इंतहाई अहम है, जितना आपसे हो सकता है बेटा लाजमी करें। तो चैप्टर काफी बड़ा है, जितना पढ़ें उतना बेहतर है, ठीक है जी। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज बेटा।